क्या कभी दिमाग में ये सवाल आता है कि इस जीवन का असली आधार आखिर होता क्या है? मतलब क्या ये हमारी शारीरिक ताकत है, या कोई रुतबा, या फिर बिना किसी स्वार्थ के किसी दूसरे के लिए जीना? बहुत ही गहरा सवाल है ये। बिल्कुल। तो सिंप्लीफाइड समरी यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों का आज की इस दिलचस्प चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। जी, सभी दर्शकों का स्वागत है। आज की इस चर्चा में गोता लगाने से पहले मेरी सभी से एक छोटी सी गुजारिश है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और हाँ, अपने बहुमूल्य विचार कमेंट्स में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एकदम सही। तो आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो मुंशी प्रेमचंद की एक बेहद मार्मिक कहानी है, आधार। हाँ, जो कि उनकी प्रसिद्ध पुस्तक मानस सरोवर के तीसरे भाग से ली गई है। और इस डीप डाइव का हमारा मुख्य मकसद सिर्फ कहानी का सारांश देना नहीं है। हम ये समझेंगे कि कैसे प्रेमचंद जी ने मानवीय भावनाओं, अहंकार और जीवन के सच्चे उद्देश्य को एक छोटे से गांव की पृष्ठभूमि में पिरोया है। और प्रेमचंद की लेखनी की सबसे बड़ी ताकत यही है। वो सतह पर एक बहुत ही साधारण सी ग्रामीण रूपरेखा तैयार करते हैं, लेकिन उसके भीतर मतलब इंसानी मन की उन जटिलताओं को दिखा देते हैं जो हर दौर में सच साबित होती हैं। बिल्कुल। तो चलिए सीधे उस गांव की पगडंडियों पर चलते हैं जहां से ये कहानी शुरू होती है। कहानी की शुरुआत में एक बहुत ही गठीला बाहुबली किस्म का 20 साल का युवक है, मथुरा। जी, मथुरा। वो कुश्ती लड़ता है, दिन भर खेतों में बांसुरी बजाता है, और मजे की बात यह है कि वो पूरे गांव का चहेता है। मतलब गांव वाले उसे इतना सिर पे चढ़ाकर रखते हैं कि उसके अखाड़े का सारा खर्च वो खुद उठाते हैं। हाँ, लोग हंसकर अपनी जेबें ढीली करते हैं ताकि मथुरा कुश्ती लड़ सके। तो मैं यहाँ ये सोच रही थी कि ये स्थिति तो एकदम स्कूल या कॉलेज के उस स्टार एथलीट वाली बात हो गई ना। स्टार एथलीट? हाँ, काफी दिलचस्प उपमा है। मतलब एक ऐसा खिलाड़ी जो अपनी टीम के लिए मेडल ला रहा है, तो स्कूल प्रशासन या बाकी लोग उसकी हर गलती को नजरअंदाज कर देते हैं। अगर वो क्लास में नहीं आ रहा तो उसे विशेष छूट मिल जाती है, क्योंकि उसकी शारीरिक क्षमता ने उसे एक अलग दर्जे पे बिठा दिया है। क्या समाज द्वारा दी गई ये छूट ही मथुरा के भीतर अहंकार का बीज नहीं बोती? बिल्कुल बोती है। देखिए, यहाँ थोड़ा रुक कर इस सामाजिक मनोविज्ञान को समझना जरूरी है। गांव वाले ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये सिर्फ एक पहलवान को बढ़ावा देना नहीं है। असल में जब समाज किसी व्यक्ति के बल की अंधी प्रशंसा करता है तो वो व्यक्ति खुद को नियमों से ऊपर समझने लगता है। उसे लगता है कि वो कुछ भी कर सकता है। एकदम। इसे मनोविज्ञान में विकेरियस लिविंग या परोक्ष रूप से जीना कहते हैं। गांव वालों को लगता है कि मथुरा की ताकत उनकी अपनी ताकत है, लेकिन वो उसे ये नहीं सिखाते कि इस ताकत के साथ क्या जिम्मेदारियां आती हैं। और वो अहंकार कहानी में बहुत साफ दिखता भी है। मतलब मथुरा की गायें दूसरों के खेत चर रही हैं, गरीब किसानों की फसल बर्बाद कर रही हैं, और वो भाई साहब बेफिक्र होकर अपने अखाड़े में दंड लगा रहे हैं। हाँ, और किसी की हिम्मत नहीं कि उसे कुछ कह सके। सच में, अगर कोई दबी जुबान में शिकायत करता भी है तो वो आंखें तरेर कर कह देता है कि जो मन में आए कर लो, वो अखाड़ा छोड़कर गायें हाँकने नहीं जाएगा। ये दरअसल एक तरह की सामाजिक कंडीशनिंग का नतीजा है। जब आप किसी को ये एहसास करा दें कि वो आम लोगों के नियमों से ऊपर है, तो उसका वास्तविकता से संपर्क टूट जाता है। हाँ, वो बेलगाम हो जाता है। बिल्कुल। प्रेमचंद यहाँ यही रेखांकित कर रहे हैं कि बिना अनुशासन के दी गई कोई भी ताकत अंततः उसी समाज के लिए भस्मासुर बन जाती है जिसने उसे खड़ा किया है। और यही होता भी है। एक ऐसा बिंदु आता है जहाँ गांव वालों के धैर्य का बांध टूट जाता है। मतलब पानी सिर से ऊपर गुजर जाता है। जी। वो एक बहुत ही तनावपूर्ण दृश्य है। हाँ, एक दिन गांव वाले इकट्ठा होकर मथुरा को घेर लेते हैं और उसे ताना मारते हैं। वो बताते हैं कि उसकी गायों के पीछे पीछे एक सांड आ गया है जो खेतों का सत्यानाश कर रहा है। यहाँ गांव वाले उसे समझाते हैं कि भगवान ने अगर उसे बल दिया है तो वो दूसरों की रक्षा के लिए है, ना कि उन्हें कुचलने के लिए। ये संवाद कहानी के वैचारिक ढांचे का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। दिलचस्प बात यह है कि वो सांड एक तरह से खुद मथुरा के उस बेलगाम स्वभाव का प्रतीक है जो बिना किसी रोक टोक के समाज को नुकसान पहुंचा रहा है। बहुत सही बात पकड़ी आपने। गांव वाले अचानक से अपनी उस भूल को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। वो उसे एहसास दिला रहे हैं कि शक्ति का असली उद्देश्य संरक्षण है, शोषण नहीं। लेकिन यहाँ ना, मतलब कहानी बहुत ही दिलचस्प और एक अप्रत्याशित मोड़ लेती है। एक ऐसा झटका लगता है जो सुन कर देता है। हाँ,
वो अचानक हुई मृत्यु। उसी शाम मथुरा अनंत विश्राम में मग्न पाया जाता है, मतलब वो मृत पाया जाता है। तो मेरा सवाल ये है कि प्रेमचंद ने अपने मुख्य और सबसे शक्तिशाली पात्र को कहानी के बीच में ही अचानक क्यों हटा दिया? ये तो पूरी कहानी का रुख ही बदल देता है। देखिए, अगर हम इसे गहराई से समझें तो यही प्रेमचंद की सबसे बड़ी कलात्मकता है। कहानी का मुख्य उद्देश्य मथुरा की उस ताकत का बखान करना था ही नहीं। अच्छा, तो फिर क्या था? इस अचानक हुई मृत्यु के जरिए लेखक एक बहुत बड़ा भ्रम तोड़ रहे हैं। वो ये स्थापित कर रहे हैं कि जो शारीरिक बल कल तक अखाड़े में दंड पेल रहा था, जिस पर पूरे गांव को गुरूर था, वो दरअसल कितना क्षणभंगुर है। मृत्यु के सामने उस बाहुबल की कोई हैसियत नहीं है। बाप रे, एक झटके में वो मिट्टी हो गया। मतलब शारीरिक बल का कोई स्थायी मोल नहीं है। बिल्कुल। असल में कहानी तो यहां से शुरू होती है। मथुरा के जाने के बाद जो एक भयानक शून्यता और संकट पैदा होता है, लेखक उस वैक्यूम की पड़ताल करना चाहते हैं। यहां से पूरी चर्चा मतलब भौतिक शक्ति से हटकर मानसिक और भावनात्मक शक्ति की ओर मुड़ जाती है। तो अब फोकस मथुरा से हटकर अनूपा पर आ जाता है, जो कि मथुरा की विधवा पत्नी है। जी बिल्कुल। 1 महीना बीत जाता है। अनूपा गहरे शोक में है, लेकिन उसके मायके वाले बदनामी और उसके अकेलेपन के डर से उसकी दूसरी शादी की तैयारी कर रहे हैं। ये स्थिति 20वीं शताब्दी की शुरुआत के भारतीय ग्रामीण समाज की एक बहुत ही यथार्थवादी तस्वीर पेश करती है। एक युवा विधवा का अकेले रहना उस समाज के पितृसत्तात्मक ढांचे को अस्वीकार्य नहीं था। तो मतलब उस समय के समाज में एक युवा विधवा के लिए आधार का असल मतलब क्या था? क्या समाज के पास उसे किसी अन्य पुरुष को सौंप देने के अलावा कोई और विकल्प ही नहीं था? समाज के नजरिए से आधार का मतलब सिर्फ 2 वक्त की रोटी और एक पुरुष का दिया हुआ आश्रय था, मतलब सिर्फ सर्वाइवल। लेकिन अनूपा इस बात को नहीं मानती। हाँ, वो किसी दूसरे घर में जाने से साफ इनकार कर देती है। उसे अपने जीवन को जीने के लिए एक सच्चा आधार चाहिए, एक लक्ष्य चाहिए। सटीक कहा। मनोविज्ञान में जिसे मीनिंग मेकिंग कहते हैं, अनूपा उसी की तलाश में है। उसे एक ऐसा जीवन लक्ष्य चाहिए जिस पर वो गर्व कर सकें। प्रेमचंद ने यहाँ नारी के हृदय की स्वतंत्रता को बहुत ही सशक्त तरीके से उकेरा है। मतलब उसे सिर्फ जिंदा नहीं रहना है, उसे जीने का एक ठोस कारण चाहिए जो वासना या स्वार्थ से परे हो। एकदम। वो जानती है कि दूसरी शादी करके उसे भौतिक सुरक्षा तो मिल जाएगी, लेकिन उसकी आत्मा की जो शून्यता है वो किसी नए रिश्ते के थोपे जाने से नहीं भरेगी। और फिर वो एक ऐसा रास्ता चुनती है जो निस्वार्थ सेवा का मार्ग है। वो दूसरी शादी करने के बजाय घर के ही एक छोटे बालक वासुदेव को पालने का संकल्प लेती है। ये कदम उठाना उस समय के स्थापित नियमों के खिलाफ एक बहुत बड़ी बगावत थी। कोई लोग ताने मारने लगते हैं कि वो कब तक इस छोटे से बच्चे के सहारे बैठी रहेगी। उन्हें लगता है कि एक दिन उसका मन ऊब जाएगा। समाज की ये फितरत होती है कि जो चीज़ उनकी समझ से बाहर होती है वो उसे खारिज कर देते हैं। उनका नजरिया ये था कि मनुष्य केवल अपनी इच्छाओं और स्वार्थ से चलता है। लेकिन अनूपा ने उन सबको गलत साबित कर दिया। वो वासनाओं से दूर निस्वार्थ सेवा में रम जाती है। मैं इसे एक रूपक से जोड़ना चाहूंगी। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई माली एक ऐसा पेड़ लगाता है जिसकी छांव में वो खुद शायद कभी ना बैठ पाए। अरे वाह, क्या बात कही है ना? मतलब वो उस पेड़ को रोज पानी देता है और उसी में उसे अपने जीवन का असली अर्थ मिल जाता है। बहुत ही सुंदर उपमा है। माली की वो प्रक्रिया ही उसका असल जीवन बन जाती है। अनूपा ने भी बिल्कुल उसी तरह वासुदेव को सींचा। जब मनुष्य किसी दूसरे के निर्माण में खुद को मिटा देता है तो वो प्रक्रिया उसे भीतर से इतना सशक्त बना देती है कि कोई कमजोरी उसे हरा नहीं सकती। और कहानी में होता भी यही है। धीरे धीरे वासुदेव बड़ा होता है और वो बिल्कुल मथुरा जैसा बलवान बन जाता है, अखाड़े में जाता है और उसी की तरह खेतों में बांसुरी बजाता है। इस दृश्य की गहराई देखिए। अनूपा ने क्या किया? उसने अपनी निस्वार्थ सेवा और प्रेम से मथुरा को एक तरह से मृत्यु के मुंह से वापस खींच लिया। वासुदेव के रूप में मथुरा फिर से जीवित हो उठा। सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है ये। जहां वासनाएं और स्वार्थ मनुष्य को कमजोर करते हैं, वहीं निस्वार्थ प्रेम मृत्यु और शोक को भी हरा सकता है। एकदम सही। अनूपा ने समाज की सभी संकीर्ण सोच को गलत साबित कर दिया। प्रेमचंद यहां स्पष्ट कर देते हैं कि सच्चा आधार बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे भीतर पनपने वाले निस्वार्थ प्रेम और सेवा में है। क्या बात है! सचमुच इस कहानी ने हमें जीवन को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर दिया है।
तो चलिए अपने दर्शकों के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ते हैं। जी बिल्कुल, पूछिए। अपनी व्यक्तिगत सफलताएं हैं या किसी और के जीवन को खामोशी से संवारना? ये एक ऐसा ज्वलंत प्रश्न है जिसका जवाब हर इंसान को अपने भीतर ही खोजना होगा। बिल्कुल। तो सिंप्लीफाइड समरी चैनल पर हमारे साथ इस गहन चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपके जीवन का आधार क्या है। मिलते हैं अगली चर्चा में।